नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के बैच में आपकी पहली क्लास है ना हिंदी की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर जो जुड़े होंगे उनको हिंदी आती होगी पहले से ही। उनको लगता होगा कि सर मुझको तो हिंदी आती है। तो जिनको लगता है कि इनको हिंदी आती है वो भी यहीं पर रहेंगे 1 घंटा मेरे साथ, और जिनको नहीं लगता है कि सर अरे वाह, हाँ, और जिनको लगता है कि हिंदी नहीं आती है वो तो फिर हमारे साथ बने ही रहेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और बहुत अपर लेवल तक लेके जाएंगे। जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उसको टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको एमसीक्यू जरूर करा दूंगा। विगत वर्षों में जितने भी उस प्रश्न से आए हैं उस टॉपिक से, चाहे वो वर्णमाला हो, चाहे वो वाक्य रचना हो, चाहे वो शुद्धि शुद्धिकरण हो, वर्तनी हो, कुछ भी हो, तो मैं आपको शुरुआत से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? तो चलिए, वेरी गुड इवनिंग। आज की आप पहली क्लास है हिंदी की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग बढ़िया हैं कि नहीं है? है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो हम लोग को आज पढ़ना है हिंदी व्याकरण। ठीक है बच्चे? तो हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण। अच्छा, जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, जो भी बात मैं यहाँ पर लिखूंगा उसकी आपको पीडीएफ आपके ऐप पर मिल जाएगी। हो सकता है कि आज या कल में मिल जाए, थोड़ा सा हल्का सा लेट लपेट कभी कभी हो जाता है, लेकिन डरिएगा नहीं कि अरे यार मुझे पीडीएफ नहीं मिली। आपको बुकलेट के फॉर्म में भी मिलेगी, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी। आपने पैसा दिया है तो जरूर मिलेगी। ठीक है? तो हिंदी व्याकरण, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी क्या है मेरे भाई? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। ये जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से मिलकर बना हुआ है। अब आपके मन में आएगा सर ये धातु क्या है? हैं? ये धातु क्या है? कहीं वो सोना चांदी च्यवनप्राश तो नहीं है? नहीं। धातु क्या होती है सुनिएगा, जहां पर जो बात समझना है पूछ लीजिएगा। क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। अब आप कहेंगे सर क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है, अभी क्रिया का मूल रूप क्या है? आप तो उलझाते चले जा रहे हैं। कुछ नहीं, जो प्रत्यय होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक तद्धित प्रत्यय और एक कृत प्रत्यय। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। अभी आपको इतना समझना है, जैसे लिखा होता है खाना, समझना मेरे भाई, ये जो खाना लिखा होता है ना, इसमें जो खा है, इसमें ये जो खा है ये आपका धातु है। ये जो खा है ये आपकी क्या है? धातु है। और ये जो आपका ना है ये आपका प्रत्यय है। क्या मैं समझा पाया? यानी कि ये जो खा है ये धातु है और ना आपका प्रत्यय है। ये धातु में जब प्रत्यय जुड़ जाता है तो आपको क्रिया प्राप्त हो जाती है। धातु में जब आपको प्रत्यय जुड़ जाता है तो आपको क्रिया प्राप्त हो जाती है। तो अब बताइए, तो आप बताएंगे नाचना में, नाचना, जो नाचना लिखा हुआ है इसमें धातु क्या है? तो धातु इसमें क्या होगी? नाच। तो धातु क्या होगी इसमें? नाच। और ना क्या होगा? प्रत्यय। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेद वेद, जो वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ठीक है ना? और वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? विद धातु से। और विद का मतलब होता है जानना। क्या होता है? जानना। तो आपने समझा कि जो शब्द होते हैं वो किसी न किसी, जो क्रियाएं होती हैं वो किसी न किसी धातु से मिलकर बनी होती हैं। तो आपको याद रखना है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। फिर से वापस आते हैं। हिंदी, हिंदी एक भाषा है और भाषा भाष धातु से मिलकर बना है ना? भाष धातु से आया है। अब भाष का मतलब क्या होता है? जैसे विद का मतलब जानना होता है, वैसे भाष का मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। और भाषा का क्या मतलब होता है? संचार। क्या होता है? संचार। तो भाषा क्या है? कम्युनिकेशन है। बताइए, यहां तक बात आपको समझ में आई? तो हिंदी, सबसे पहले हिंदी शब्द पर चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चों। पहले हम लोग हिंदी शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात कि हमसे यहाँ पर बहुत बड़े, हमसे उम्र में बहुत सारे विद्यार्थी बड़े होंगे जिनको लग रहा होगा कि यार ये हमसे बच्चा बच्चा बोलते हैं, बताओ है ना, इनको तमीज नहीं है। तो मैं बता दूं आपको कि मुझे 12 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, है ना, और मेरे मुंह से लगातार तब से वो विद्यार्थी, बच्चा और बेटा ऐसे निकलता है। यदि आपको खराब लग जाए तो गलती, है ना, छोटा भाई समझ के माफ कर दिएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, तो हिंदी। अब थोड़ा सा बात करते हैं हिंदी भाषा पर, है ना। तो हिंदी, हिंदी कैसा शब्द है? क्वेश्चन है हिंदी कैसा शब्द है? आराम से समझिएगा, बिल्कुल बेसिक से, हिंदी कैसा शब्द है। तो मैं आपको बताता हूं कि होता क्या था कि हमारी जो सबसे पुरानी सभ्यता है उसका नाम क्या है? सिंधु घाटी। हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका नाम क्या था? सिंधु घाटी। और जो सिंधु घाटी प्रदेश था वो हमारा कहां पर फैला हुआ था? सप्त सैंधव प्रदेश में। कहां फैला हुआ था? सप्त सैंधव
प्रदेश में, यानी कि 7 नदियों के संगम पर हमारा ये फैला हुआ था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं समझिएगा कि सैंधव, सप्त सैंधव प्रदेश को ही हमने कुछ समय के बाद क्या नाम दे दिया? सिंधुस्तान। सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था ज्यादातर मात्रा में, तो हमने नाम दे दिया सिंधुस्तान। क्या नाम दे दिया मेरे भाई? सिंधुस्तान नाम दे दिया। यहां तक आपको बात समझ में आई? जल्दी बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? तो हमने नाम दे दिया सिंधुस्तान। अब सुनिएगा, हमारे ऊपर सबसे पहले हमला जो किया था वो आर्यों ने किया था। इस सिंधुस्तान पर सबसे पहले हमला किसने कर दिया? आर्यों ने कर दिया। जब आर्यों ने किया तो आर्यों और जो सिंधुस्तान में लोग रह रहे हैं अनार्य, सिंधुस्तान में जो लोग रह रहे हैं उसे क्या कहा गया? अनार्य, है ना। और जो विदेशी थे उनको क्या कहा गया? आर्य। अब आर्यों और अनार्यों के बीच में एक युद्ध हुआ, है ना। क्या हुआ? एक रावी नदी के किनारे, रावी को पहले परसुणी कहा जाता था, रावी को पहले परसुणी कहा जाता था, तो दोनों के बीच हुआ था दाश राग युद्ध। दाश राग और युद्ध, तो दाश राग युद्ध ये वास्तव में 2 पुरोहितों के बीच हुआ था, इसलिए 10 राजाओं और 2 पुरोहितों के बीच हुआ था, इसलिए 10 दास से है 10 और आगे से है यज्ञ। बात समझ में आई? तो 2 पुरोहितों के बीच युद्ध हुआ था। इसमें जो 2 पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र और वशिष्ठ। इनमें जो पुरोहित थे उनका नाम था विश्वामित्र वर्सेस वशिष्ठ। बात समझ में आई? और इसमें 10 कबीलों के बीच में लड़ाई हुई। अंततः जीते कौन? तो आप कहेंगे अंततः जीते आर्य। तो आर्य जीते, तो क्वेश्चन बनता है कि आपके हिंदी में क्वेश्चन बनता है कि आर्य का मतलब क्या है? तो आर्य जीते हैं ना, आर्य जीते हैं तो इनका मतलब है श्रेष्ठ, और अनार्य बेचारे हार गए तो इनको बना लिया गया दास, तो इनको कहा गया दास या दस्यु। क्या कहा गया? दास या दस्यु। बात समझ में आई मेरे भैया? तो दोनों में जीता कौन? तो कहेंगे आर्य जीते। जब आर्य जीते तो इस हिंदुस्तान का जो नाम था, इस हिंदुस्तान का जो नाम था वो बदल गया और हो गया आर्याव्रत। क्या हो गया? आर्याव्रत। तो सिंधुस्तान नाउ बिकम आर्याव्रत। बताइए बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? जल्दी से बताओ, बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो यस सर बोलिए, नहीं आ रही है तो भी यस सर बोलिए, तो हमको समझ में आएगा कि भाई नहीं आ रहा है ना। जल्दी से बताइए फटाक से। सारी बातें क्लियर? यस सर, यस सर, ठीक है। तो सिंधुस्तान से नाम क्या हो गया मेरे बच्चों? आर्य हो गया। अब अगली बात समझाता हूं, अब अगली बात समझाता हूं। तो यहां पर मैं थोड़ा सा नामकरण लिखता हूं, यहां पे थोड़ा सा मैं नामकरण लिखता चलता हूं, ठीक है। तो हमने बताया सबसे पहले सिंधुस्तान बता दिया, और सिंधुस्तान के बाद क्या बता दिया हमने? आर्याव्रत बता दिया। क्या बता दिया? आर्याव्रत बता दिया। अब एक बात समझिए, आर्यों का जो सबसे शक्तिशाली कबीला था, आर्यों का जो सबसे शक्तिशाली कबीला था, शक्तिशाली क्या था? कबीला था, जन था, उसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। तो अब इस भरत कबीले के नाम पर इस आर्याव्रत का नाम कर दिया गया भारत। बस सुनते रहिएगा। तो सिंधुस्तान नाउ बिकम आर्याव्रत एंड देन बिकम भारत। बात समझ में आई? और भारत के बाद जब वैदिक काल उत्तर वैदिक काल समाप्त हो गया तो फिर से ये क्या बन गया? सिंधुस्तान। फिर से ये क्या बन गया? सिंधुस्तान बन गया। अब इस सिंधुस्तान पर हमला करेगा, अब इस सिंधुस्तान पर हमला करेगा फारस का राजा डेरियस प्रथम। आप कहेंगे फारस क्या है? तो फारस का मतलब है ईरान। क्या है? ईरान। तो फारस का राजा डेरियस प्रथम हमला करेगा। अब इस पर हमला करेगा फारस का राजा डेरियस प्रथम। और सबसे बड़ी बात बताता हूं कि फारसी लोगों का उच्चारण सही नहीं होता, उच्चारण सही नहीं होता। ये लोग सा को हा कहते हैं, धा को दा कहते हैं, पा को फा कहते हैं। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण जो होता है वो सही नहीं होता। सा को क्या कहते हैं? हा। धा को क्या कहते हैं? दा। और फा को क्या कहते हैं? फा। तो इनसे पूछा गया डेरियस प्रथम से कि बताइए आपने कौन सी नदी का क्षेत्र जीता है, बताइए। तो सा बन गया क्या? आपका हा, और धा बन गया आपका दा। तो सिंधु के जगह इनके मुंह से क्या निकला? हिंदू, और हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। क्या बन गया बच्चे? हिंदुस्तान। बताइए यहां तक सारी बातें समझ में आई? यहां तक सारी बातें समझ में आई? तो सा बन गया हा और धा बन गया दा, और इस प्रकार से सिंधुस्तान नाउ बिकम हिंदुस्तान, यानी सिंधु बन गई हिंदू। यहां तक बातें क्लियर हो गई? बहुत प्यारा। चलिए अब अगली बात समझाते हैं। फिर इसके बाद हमारे ऊपर जो दूसरी बार हमला किया, हमारे ऊपर जो दूसरी बार हमला किया वो किया यूनानियों ने। किसने किया? यूनानियों ने। और जब यूनानियों ने भारत पर हमला किया तो उन्होंने ये जो सिंधु शब्द है उसके लिए एक नया शब्द यूज किया
क्या? इंडस। क्या यूज किया? इंडस। और इंडस से वी गॉट इंडिया। इंडस से हमारे देश का नाम क्या हो गया? इंडिया। इंडस से हमारे देश का नाम क्या हो गया? इंडिया। तो यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई? जल्दी से बताइए, यहां तक सारी बातें आपको समझ में आई? तो हम लोगों के भारत का नामकरण कैसे हुआ है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो कैसे कैसे बताएंगे हम लोग? सिंधुस्तान से आर्यावर्त, से भारत, से सिंधुस्तान, सिंधुस्तान से वापस हिंदुस्तान। तो यानी कि जो हिंदू शब्द है उसी से हिंदी आया है। हिंदू से आपका क्या आया है? हिंदी आया है। तो आप कहेंगे कि हिंदी कैसा शब्द है? तो हिंदी एक ईरानी शब्द है। तो हिंदी एक कैसा शब्द है? तो हिंदी एक फारसी शब्द है, यानी कि ईरानी शब्द है। तो एक क्वेश्चन आपको और मिल गया। हिंदी कैसा शब्द है? तो हिंदी एक फारसी शब्द यानी कि एक ईरानी शब्द है। और किसने दिया था? डेरियस प्रथम ने, जो फारस का राजा था। बताइए, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई? तो हमने आपको पहले हिंदी बताया कि हिंदी एक भाषा है, और भाषा किससे बनी है। फिर धातु के बारे में हमने आपको बताया, और फिर इसके बाद भारत का नामकरण बताया, और हिंदी कैसा शब्द है, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम लोग किसको उठाएंगे? व्याकरण को। अरे भाई, हिंदी समझा दिया ना भाई हमने, हिंदी आपको समझा दिया ना। तो हिंदी समझा दिया तो अब हम लोग किस पर बात करेंगे? व्याकरण पर बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये है कि जो व्याकरण है, व्याकरण, व्याकरण क्वेश्चन है कि व्याकरण में आप हमको ये बताएंगे कि कितने उपसर्ग हैं। जल्दी से हमको बताएंगे कि व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं। ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 1, है ना, ऑप्शन है 2, ऑप्शन है आपका 1, ऑप्शन है आपका 1, और ऑप्शन है ना, कोई उपसर्ग नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, और चौथा ऑप्शन है 3। तो चलिए बताइए फटाक से। गौतम बेटा पढ़ लो पहले, इसके बाद हम बता देंगे आपको, बैच वैच सब बता देंगे, कौन सा वीडियो कैसा कैसा क्या है। पढ़ लो पहले, है ना। बहुत मुश्किल से तो आपको लाइव क्लास मिलती है ना। तो चलिए बताइए फटाक से, जितने लोग जुड़े हुए हैं। 2 मजहर का आया है 2, जीएसजी का आया है 2, अधिकतर लोग का 2 ही आ रहा है। चलो बहुत प्यारा, देखते हैं भाई। तो व्याकरण में उपसर्ग की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 2 है। कहेंगे सर कैसे? प्रूफ करके दिखाइए, सिर्फ बताने से थोड़ा ना कुछ हो जाता है। तो देखिएगा, वी और धन आ और धन करण, सुनिएगा, वी और धन आ और धन करण। तो देखना, ये बताइए, वी को हम ऐसे लिख सकते हैं, स्वर व्यंजन को अलग कर दें। अगर हम लोग स्वर व्यंजन को अलग कर दें तो आधा वा और छोटी ई लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ। प्लस ये आ लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ, और प्लस करण लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ। अब बताइए, ये ई और आ जुड़ गया। अब बोलिए ई और आ को एक साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए, ई आ, बोले ई आ, बोले ई आ, ई आ, या निकलने लगा ना। तो बस अब ये ई और ये बड़ा आ है, बड़ा आ है यानी कि या निकलेगा, या। और ये आधा वा था, अब आधा वा को कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, और ये लिख दिया करण। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे इसमें कितने उपसर्ग हैं? तो आप कहेंगे 2 उपसर्ग हैं, पहला वी है और दूसरा आ है। पहला वी है और दूसरा क्या है? आ है। तो वी धन आ और धन करण। याद रखोगे? जल्दी बताइए, याद रखोगे? जहां पर समझ में ना आए वहां पर हमको जरूर बता देना कि सर समझ में नहीं आया है ना। तो मेरा काम ही यही है, पैसे लेकर आपको समझाना है। ठीक है पूजा? तो सबका 2 आया, तो व्याकरण आपको समझ में आ गया। अच्छा, आपको थोड़ी सी जानकारी संस्कृत के बारे में होनी चाहिए, थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि हल्का सा संस्कृत से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग भाषा का क्रम बताएं, यदि हम लोग भाषा का क्रम जाने, भाषा का क्रम, भाषा का क्रम जाने, तो आप कहेंगे सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। लेकिन अगर आपको संस्कृत ना दी जाए, सुनिएगा, यदि आपसे कहा जाए सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो आप लगाते हैं संस्कृत। नहीं, कभी कभी संस्कृत नहीं देता, तो आपको बतानी है वैदिक संस्कृत। क्या बतानी है आपको? वैदिक संस्कृत। क्यों? क्योंकि सर आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। अब सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि भैया वैदिक संस्कृति मानेंगे, क्योंकि सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक काल आपका आता है, और वैदिक काल की भाषा आपकी संस्कृत थी। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा हुआ है? सबसे प्राचीन भाषा क्या होगी? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत से क्या बनी थी? लौकिक संस्कृत, यानी कि आम बोलचाल वाली, लौकिक, है ना। फिर इसके बाद तीसरी क्या? संस्कृत से बनी थी पाली। पाली से क्या बनी थी?
प्राकृत, पाली से क्या बनी थी? प्राकृत, प्राकृत से क्या बनी थी? अपभ्रंश, क्या बनी थी? अपभ्रंश, अपभ्रंश से क्या बनी थी? अवहट, क्या बनी थी? अवहट, और अवहट से क्या आई है? हिंदी, अवहट से क्या आई है? आप कहेंगे हिंदी। ये बात आपको समझ में आई? तो ये भाषाओं का क्रम आपको याद रखना है, ये भाषाओं का क्रम आपको याद रखना है कि सबसे प्राचीन भाषा क्या है और इसके बाद आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, याद रखोगे। कभी कभी जब मैं आपको भाषा और बोलियां एक चैप्टर है, जब मैं उसको पढ़ा रहा हूँगा तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत सारे विद्वान अवहट को नहीं मानते और कहते हैं कि अपभ्रंश के कई भाग हैं और उन्हीं एक भागों में से हिंदी का विकास हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि बताइए निम्न में से कौन से अपभ्रंश से हिंदी बनी है, तो आपका आंसर आएगा सौरसेनी अपभ्रंश। क्या आएगा? सौरसेनी अपभ्रंश। याद रखिएगा, तो सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी बनी है, जो अवहट को नहीं मानते। अब बाकी भाषा और शैली बताऊंगा जब भाषा और बोलियां, तो और समझा दूंगा। बताओ मजा आई? मजा आई कि नहीं? जल्दी बताओ। नरेंद्र मोदी जी, अरे भाई प्रधानमंत्री भी देख रहे हैं हम लोगों को। हाँ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? शिवम, सौरभ, पिंकी, अभिषेक, जल्दी, जितेंद्र, वीरेंद्र, पूजा, सारी बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो हम लोगों ने यहां पर क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने यहां पर पढ़ा भाषा का क्रम। तो इस प्रकार से क्रम याद रखना है। अब इसके बाद ये जो पाली भाषा है वो किस धर्म की है? तो आप कहेंगे बौद्ध धर्म की। पाली भाषा किस धर्म की है? बौद्ध धर्म की। प्राकृत भाषा किस धर्म की है? तो आप कहेंगे जैन धर्म की। और इसके बाद वेदों की जो भाषा है, वैदिक काल की जो भाषा है, वैदिक काल की वो कौन सी भाषा है? तो आप कहेंगे वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। यहां तक बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो यहां तक हमको बात समझ में आई। अब एक बात बताइए, ये बताइए कि जब हम लोग आदि मानव थे, खुजली वाली है ना, पेड़ पेड़ पे टहलते थे, है ना, तो जब हम लोग क्या थे? आदि मानव थे। तो आदि मानव होने पर तो हम लोग बोल तो पाते नहीं थे, तो हम लोग इशारों में काम करते थे। आज भी बहुत सारे आदि मानव हैं, ऐसा नहीं कि आज भी आदि मानव नहीं है, आज भी हम लोग बहुत सारे आदि मानव ही हैं, है ना। जैसे कि देखिए, जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूं तो जैसे कोई बच्चा बाहर खड़ा है और वो अंदर की क्लास के किसी बच्चों को बुलाना चाहता है तो वो ऐसे करता है। तो अंदर बैठा हुआ बच्चा ऐसे करता है। उसने कहा आओ, उसने कहा कहां? तो उसने कहा चलते हैं, चलते हैं। बात समझ आ रही है ना? चलते हैं, चलते हैं, कुछ भी बोल सकता है। यानी कि देखिए, अब आपने देखा ध्वनि का प्रयोग भी नहीं किया गया, आपने देखा ध्वनि का प्रयोग भी नहीं किया गया और वो सामने वाला बंदा समझ भी गया। ध्वनि का प्रयोग भी नहीं किया गया और सामने वाला बंदा समझ भी गया। अरे हाँ कि ना? यानी कि पहले जो लोग हैं, पहले अपना जो संचार का माध्यम होता था, जो संचार का माध्यम होता था, संचार का जो माध्यम होता था, है ना, वो क्या होती थी भैया? सांकेतिक भाषा होती थी। वो क्या होती थी? सांकेतिक भाषा होती थी, सांकेतिक भाषा होती थी। फिर धीमे धीमे किसी ने बोलना शुरू किया होगा, ऐसे करके बोलना शुरू किया गया होगा। तो अब जो मैं आपको समझा रहा हूं समझिएगा कि पहले संकेत देते थे, आज भी आप क्या करिए, पहले किसी को बुलाइए ऐसे, इधर आओ, और ना सुने फिर बुलाओ, इधर आओ, और जब आप 2-3 बार इशारा करोगे और कोई सुनेगा नहीं तो तुम चिल्ला दोगे इधर आओ। बात समझ में आई? तो जो तुमने चिल्लाया है, ये तुमने क्या निकाली है? ध्वनि। क्या निकाली है? ध्वनि। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा, सांकेतिक भाषा से फिर किसका विकास हुआ? तो आप कहेंगे ध्वनि का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? ध्वनि का विकास हुआ। यानी कि ये अब ये हमने यहां पे लिख दी, यहां पे लिखा भाषा, और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या लिख दी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या लिख दी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या लिख दी हमने? ध्वनि लिख दी। अब सुनिएगा, ध्वनि वो है जो सुनी जाएगी, सुनी जाएगी, लिखी नहीं जाएगी। यानी जब हमने बोला, ई बोला, उ बोला, तो ये क्या हमने बोला है। यानी कि ये जो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने लिखी है, ये कैसी है? ये कैसी है? तो आप कहेंगे ये बच्चे मौखिक है। ये क्या है? मौखिक है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? तो आप कहेंगे ध्वनि है। अब जो ध्वनि आपने बोला है, जैसे मान चलिए आपने आ बोला, अभी जो आ बोला है इसको लिखने की कोशिश करते हैं, तो किसी ने आ को ऐसे लिख दिया, समझो बच्चे,
अब ये जो ध्वनि हमने लिखी है, ये जो ध्वनि हमने लिखी है, अब इसको हमने क्या कहा? तो ध्वनि का लिखित रूप, जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं, अरे हाँ कि ना? तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। बताइए, समझ में आ गया? और जैसे आपने ये लिखा है कि आ को पहले हम ऐसे बनाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर एक डंडा खींचेंगे, फिर एक खड़ी पाई देंगे, ये जो लिखने की कला है ना, इस लिखने की कला को कहते हैं लिपि, है ना? लिखने की जो कला है, यानी कि वर्णों को लिखने की शैली, वर्णों को लिखने की शैली क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। फिर समझिएगा, वर्णों को जिस प्रकार से हमने डिजाइन किया है, अब किसी ने आ ऐसे बनाया था, किसी ने आ ऐसे बना दिया, किसी ने आ ऐसे बना दिया, किसी ने आ ऐसे ऐसे बना दिया, समझ में आ गया? तो जो वर्णों को आप लिख रहे हैं, तो वर्णों को लिखने की जो शैली है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होगी? एक लिपि होगी। यानी कि अपनी प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होगी? तो प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होगी। तो यहां लिख देता हूं, प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, एक लिपि होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी क्या होती है मेरे भैया? तो आप कहेंगे लिपि होती है। तो चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी बताइए, ये बताइए अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है ना? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? जल्दी बताओ, टाइम बहुत लगाते हो। अंग्रेजी भाषा की बताओ, हिंदी भाषा की बताओ, पंजाबी भाषा की बताओ, है ना? उर्दू भाषा की बताओ, उर्दू भाषा की बताओ, है ना? उर्दू भाषा की बताओ, जल्दी से, जल्दी जल्दी। मोहम्मद अकमल जी, मैं आपको बता दूं, आप अगर बार बार कमेंट बॉक्स में बार बार एक ही चीज टाइप करेंगे तो फिर आपका कमेंट ब्लॉक हो सकता है। शायद आपको पता नहीं हो, आप नए हो इस क्लास में। बहुत बढ़िया, आंसर तो आ रहा है। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो आप कहेंगे रोमन लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। और पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? आप कहेंगे गुरुमुखी है, गुरुमुखी है। और इसके बाद उर्दू भाषा की क्या है? तो अरबी और फारसी है, अरबी प्लस फारसी, अरबी और फारसी। तो यहां पर आपको ये बातें समझ में आई? तो जल्दी से बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए फटाफट से। इतनी बात आपको समझ में आ गई? सभी लोगों को समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो हमको लिपि समझ में आ गई, हमको भाषा समझ में आ गई। अब देखेंगे हम लोग ये जो देवनागरी लिपि है इसको पकड़ लेते हैं, है ना? अब जो हिंदी की लिपि है इसको पकड़ते हैं। देखिएगा, अब हम लोग पकड़ते हैं हिंदी लिपि। हिंदी की लिपि सुनेंगे तो सबसे पुरानी लिपि है, सबसे प्राचीन लिपि, उसे कहते हैं ब्राह्मी लिपि। यह है लिपियों की जननी। ये क्या है? लिपियों की जननी। ये क्या है? लिपियों की जननी, है ना? मैंने आपसे कहा ना कि जिनको हिंदी आती है वो भी बने रहेंगे, और जिनको हिंदी नहीं आती है वो भी बने रहेंगे। जिनको आती है उनका भ्रम टूट जाएगा, और जिनको नहीं आती उनको मजा आ जाएगी। सुनते रहिएगा बस, अभी बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक से उठाया है मैंने। अभी इसी में बहुत सारी चीजें आप लोग अभी नहीं जानेंगे, देखिए रहिएगा, है ना? देखते हैं आगे। चेतन कुमार, जय हिंद, जय हिंद, है ना? बेटा कॉपी पेस्ट मत किया करो, हमें गुस्सा लगने लगती है, चिढ़ मच जाती है। हाँ, तो मैंने क्या कहा? हिंदी की लिपि क्या है? आप कहेंगे देवनागरी है। तो देखिएगा, सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, और इसको कहते हैं लिपियों की जननी। अब जो ब्राह्मी शब्द है ये कैसे आया है इसको समझना है। आपको पता होना चाहिए कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो आप कहेंगे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। क्या थे? ऋषभदेव। और ऋषभदेव का ही हम लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ। ऋषभदेव को हम लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ। सुनते रहे ना बच्चे? ऋषभदेव को हम लोग क्या कहते हैं? आदिनाथ। ऋषभदेव के पुत्र का नाम क्या था? ऋषभदेव के एक पुत्र का नाम था भरत।
और एक पुत्र का नाम क्या था? गोमतेश्वर बाहुबली। एक पुत्र का नाम क्या था? गोमतेश्वर बाहुबली। और एक पुत्री थी जिसका नाम था ब्रह्मी। क्या नाम था? ब्रह्मी। ये बात समझ में आई? तो दो पुत्र। अगर आप जैन धर्म पढ़ेंगे तो जैन धर्म में जो आगम है जिसको पुब कहते हैं, जैन धर्म में जो आगम है जिसको पुब कहते हैं, इनकी संख्या 14 है और उन पुब को कई भागों में बांटा गया है, जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग सूत्र। यानी कि जैन धर्म के अगर साहित्य को आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं कि ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। बात समझ में आई? और इसी प्रकार अगर आप पुराण पढ़ेंगे, उसमें एक पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण को पढ़ेंगे तो वो कहता है कि सबसे पहला जो गंधर्व विवाह राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच हुआ था, उससे जो पुत्र भरत पैदा हुआ था, उससे देश का नाम भारत पड़ा है। यानी जो भारत की परिकल्पना है वो सभी के अनुसार अलग अलग है, लेकिन 99% जो अवधारणा सही सही है वो कौन सी है? कौन सी है? तो आप कहेंगे जो 99% अवधारणा है वो आर्य और अनार्य वाली है। ये बात आपको समझ में आई? जल्दी से बताओ यार, तुम लोग इतनी धीमे धीमे करते हो, समझ नहीं आता, मजा नहीं आती है। क्वेश्चन करा दें? क्वेश्चन करा दें? बताइए, वर्णमाला के क्वेश्चन करा दें? अबे पहले पढ़ते लो, पहले पढ़ लो, है कि नहीं? चलो, तो याद रखोगे। तो इस ब्रह्मी से ही ब्राह्मी का जन्म हुआ है। फिर ब्राह्मी से बनी थी ब्राह्मी से बनी थी गुप्त लिपि। फिर गुप्त लिपि से बनी थी नागर लिपि, और नागर से आई है देवनागरी। अब एक बात समझाता हूं आपको। एक मन में आएगा सर ये नागर क्या है? आप कहेंगे सर ये नागर क्या है? तो सुनिएगा, जो इंडिया है, नॉर्थ इंडिया, जो उत्तर भारत है, उसमें जितनी भी शैली बनती हैं, चाहे वो चित्रकला की हो, मंदिर की हो, स्थापत्य की हो, उस शैली को कहते हैं नागर शैली। और उत्तर भारत में जो नागर शैली है उसी से लिपि बनी है नागर लिपि। और दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत की जितनी शैलियां होती हैं उनको कहते हैं द्रविड़ शैली। क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली। ये बात समझ में आई क्या? तो ये जो नागर शब्द है वो कैसे आया, आप समझ गए ना? उत्तर भारत में प्रचलित सभी स्थापत्य कलाओं की शैलियों को नागर कहा जाता था, उसी से बनी है नागर लिपि, और नागर से आई है देवनागरी लिपि। बताइए, ये याद रहेगा? याद रहेगा? तो चलिए आगे बढ़ें। तो आप लोगों ने अभी तक क्या क्या सीखा हमसे? आप लोगों ने अभी तक मुझसे क्या क्या सीखा? कि हिंदी व्याकरण, पहले तो हमने हिंदी पकड़ा, हिंदी के बारे में बताया, हिंदी की धज्जियां उड़ा दी। हिंदी एक भाषा है, भाषा शब्द से आया है। फिर हिंदी शब्द कैसे आया, व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं, व्याकरण क्या क्या है, वो सारी बातें क्लियर है। फिर हमने आपको बताया कि भाषा का जो क्रम है वो क्या है। फिर इसके बाद हमने बताया भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, मौखिक रूप से क्या है और लिखित रूप से क्या है, हम लोगों ने इस पर चर्चा करी। फिर लिपि पे चर्चा करी कि लिपि क्या होती है। फिर अब हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। बढ़ा जाए? यस सर, यस सर, यस सर। विनय, दरक्षा, सर्वेश, अनिल, नकुल, ठीक है। चलिए अब हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे। तो हमने आपसे क्या कहा? हमने कहा भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, आप कहेंगे वर्ण है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वर्ण है। तो वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? ध्वनि। वर्ण को ही क्या कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। वर्णों का समूह क्या है, तो आप कहेंगे अक्षर। अब आपके मन में आएगा कि हैं, हमें तो किसी टीचर ने पढ़ाया था कि अक्षर ही वर्ण है, वर्ण ही अक्षर है। आप कह रहे हैं कि वर्ण से मिलकर अक्षर बनते हैं। हाँ, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनिए, और मैं प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, है ना? इसे नहीं कि रटवा दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? तो वर्ण से मिलता है और बनता है अक्षर। अक्षर से बनता है पद। क्या बनता है? पद। पद को कहते हैं शब्द। पद से बनता है पदबंध। क्या बनता है? पदबंध। पदबंध से बनता है उपवाक्य। क्या बनता है? उपवाक्य। उपवाक्य से बनता है वाक्य, और वाक्य से बनती है भाषा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? तो अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो सार्थक में हमको जस्ट नीचे वाले पे आना होता है। यानी कि भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होगी। वाक्य की सार्थक इकाई क्या होगी? उपवाक्य होगी। उपवाक्य की सार्थक इकाई क्या होगी? पदबंध होगी। पदबंध की सार्थक इकाई पद होगी।
की सार्थक इकाई अक्षर, की सार्थक इकाई वर्ण। क्या मैं समझा पाया? इस सार्थक में हमको जस्ट नीचे नीचे एक कदम उतरना है और कह दीजिए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो सीधे नीचे उतर जाना है वर्ण। मौखिक पूछे तो ध्वनि, लिखित पूछे तो वर्ण। बताइए समझ में आया क्या? बताइए समझ में आया क्या? तो यहां पे याद रखिएगा, तो यहां पर आपको ये याद रखना है कि ये इसकी कैसी इकाई है, तो आप कहेंगे सार्थक। भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो आप कहेंगे वाक्य है। चलिए अब अगले पार्ट पर आते हैं। अब हम लोग अगले पार्ट पर आते हैं। अब अगली बात समझते हैं। समझ में आ रही है बातें? सारी बातें? यस सर, ठीक है, सारी बातें क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अगली बात समझाता हूं, अगली बात समझना। हमने आपसे कहा यहां पे लिखा है राम, कुछ भी लिख लो, राम लिख लो, सीता लिख लो, लक्ष्मण लिख लो, अनिल लिख लो, सुनील लिख लो, कुछ भी लिख लो। हमने यहां लिख दिया राम। अब क्वेश्चन है कि राम, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न, राम में कितने वर्ण हैं? राम में कितने वर्ण हैं? और दूसरा प्रश्न है राम में कितने अक्षर हैं? राम में कितने अक्षर हैं? बताइए जल्दी से, थोड़ा जल्दी बताओ। राम में कितने वर्ण हैं और राम में कितने अक्षर हैं? अगर जल्दी बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फटाफट से, राम में कितने वर्ण हैं और राम में कितने अक्षर हैं? जल्दी। 4, 2, अरे यार तुम लोग सब अलग बताते हो। देखो देखते हैं, देखिएगा, सुनिएगा। अब देखिए ना, जैसे ही समझिएगा, ये लिखा है का, समझा दो, एक बार समझाऊंगा समझ में आ जाएगा। ये कह रहा 3, अरे भगवान समझ लो, तुम लोग को हिंदी पढ़ना बहुत अनिवार्य है, पढ़ लो। देखो ये क्या लिखा है, अब का से कबूतर, सुना होगा ना। आजकल एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है ना, हमने देखा था। उसमें कहता एक छोटा सा बच्चा होता है, कहता कबूतर, खरगोश, गमला, ऐसे करके, है ना। तो सुनेंगे, तो हमने क्या कहा, ये क्या लिखा है, का लिखा है। अब का लिखा है, अब देखिएगा ये क्या है, तो आप कहेंगे व्यंजन है। ये क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन कैसे बनता है? व्यंजन बनता है शुद्ध व्यंजन, जब शुद्ध व्यंजन किससे मिल जाता है, स्वर से मिल जाता है। सुनिएगा, ये का क्या है पता है, ये अक्षर है। ये का क्या है, तो ये अक्षर है। और ये जो अक्षर है इसमें पता है 2 चीजें हैं, एक आपका शुद्ध व्यंजन है और एक आपका क्या है, स्वर है। यानी कि ये क्या है, वर्ण है। नहीं, जब का को तोड़ देंगे तो ये वर्ण होगा, और का क्या है, अक्षर है। नहीं, जब शुद्ध व्यंजन और स्वर मिल जाते हैं तो अक्षर बनता है। समझे? जब शुद्ध व्यंजन और अक्षर, शुद्ध व्यंजन और स्वर मिल जाते हैं तो अक्षर बनता है। अलग अलग हो जाते हैं तो वो वर्ण हो जाते हैं। तो राम में अगर हम लोग देखें तो रा और प्लस मां, ये क्या है आपके, ये 2 अक्षर हैं। तो राम में कितने अक्षर हैं, तो आप कहेंगे 2 अक्षर हैं। लेकिन वर्ण में तोड़ा जाए तो आप देखेंगे रा और प्लस बड़ा आ और प्लस मां और प्लस आ। तो यहां पर क्या हो गया, कितने वर्ण हैं, तो आप कहेंगे 4 वर्ण हैं। समझे क्या? तो जय करण भारती गलत हो गया गलत ना, ठीक है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो राम में वर्ण कितने हैं, अक्षर कितने हैं? अब बताइए, वर्ण और अक्षर के बीच में अंतर समझ में आ गया? जल्दी बताओ, वर्ण और अक्षर के बीच में आपको अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। अब आप लोग को एक और शब्द देता हूं, एक दूसरा शब्द देता हूं। दूसरा दिया, हमने बोला अनिल, मैंने बोला अनिल। अनिल में पहला प्रश्न में कितने अक्षर हैं, अनिल में कितने अक्षर हैं और अनिल में कितने वर्ण हैं? अनिल में कितने अक्षर हैं और अनिल में कितने वर्ण हैं? बताइए जल्दी से, जल्दी। यस यस की तो लाइन ही लगा दी तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। जल्दी बताएंगे, अनिल में कितने वर्ण हैं, कितने अक्षर हैं? तो आपने देखा सर, ये अ हो गया, ये नी हो गया और ये ल हो गया, है ना। तो कितने अक्षर हो गए? तो आप कहेंगे सर अक्षर की संख्या हो गई आपकी 3। और वर्ण कितने हो गए? तो आप कहेंगे सर आ हो गया और प्लस ना। अब जैसे ना लिखा है तो ना तो ऐसे लिखा जाएगा ना, और छोटी ई लगी मात्रा होगी, और फिर ल हो गया और फिर आपका आ हो गया।
तो वर्ण कितने हो गए अनिल में? 1 2 3 4 5, कितने हो गए? 5। बताइए आप अब वर्ण और अक्षर में अंतर समझ गए? अशेंद्र स्टूडियो बेटा कॉपी पेस्ट मत किया करो कमेंट में, चिढ़न मच जाती है। मैं बता तो रहा हूं यार, क्या कर रहे हो? बच्चे आंसर दे रहे हैं, अभी ब्लॉक कर दिया जाएगा तो कहोगे सर लीजिए हम आपके यहाँ नए नए आए थे, जुड़े थे और आपने ब्लॉक करवा दिया। अपने आप हो जाओगे, क्या मतलब है? हैं? चलिए, शोभा नहीं देता ना तुमको। हाँ बता गया। 3 5 3 5 3 3 और 5 3 5, सबका 3 5 आ रहा है। विनय तुम्हारा आंसर नहीं आया। विनय से भी सही है, कुमार सही है, भूपेंद्र का सही है, उपेंद्र का सही है, प्रियंका का सही है, तारा का सही है, निधि का सही है, खुशबू का सही है, रवि वर्मा सबका सही है। चलो तुम लोग सीख गए, हम लोग सीख गए ना। तो वर्ण और अक्षर में हम लोग अंतर सीख गए। बहुत बढ़िया, बजाओ ताली, बजाओ ताली अपने लिए कम से कम। तो हम लोगों ने ये सीख लिया। अब आप बताएंगे, अब अगला क्वेश्चन, अब अगला प्रश्न है, ये बताएंगे वर्ण कितने होते हैं? बताइए वर्ण कितने होते हैं? बताइए वर्ण कितने होते हैं? बताइए, प्रश्न है वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन ले लो। ए है 2, ऑप्शन ले लो 43, ऑप्शन ले लो 52, ऑप्शन ले लो 56, या फिर 56 ना लिख के यहां पे कर लिया 46, ये सही रहेगा। करिए, बताइए वर्ण कितने होते हैं? 2, 43, 52 और 46। ये प्रश्न आए हैं पेपर में, ये पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए प्रश्न है सारे, है कि नहीं? मैं बता रहा हूं, अगर मैंने पढ़ा दिया, अगर मैंने आपको हिंदी पढ़ा दी, आपने हमसे पढ़ लिया, फिर भारत का कोई भी पेपर जिसमें हिंदी सब्जेक्ट आता हो, इसके बाद तुम्हें किसी टीचर के पास नहीं जानी हिंदी पढ़ने के लिए। देखिए राजेश का आया है 52, आरती रावत का आया है 52, सोनेलाल वर्मा का आया है 52, सत्य प्रकाश सिंह का आया है 52, सैमांस जैक्सन का आया है 52, अक्षेंद्र स्टूडियो का आया है 52। सबका लाइन से 52 आ गया है। गधों, अब तुम कहोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अभी मैंने बताया यहां पर कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है आपने बताया ना, वर्ण क्या होता है? जब हम स्वर और व्यंजन को मिलाते हैं तो बनता है व्यंजन। जब शुद्ध व्यंजन और स्वर को मिलाते हैं तो हमने क्या करा? वर्ण कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं। वर्ण कितने होते हैं? 2 ही तो होते हैं भाई। तुम 52 क्यों बता रहे हो? हमने ये पूछा है क्या? हमने तुमसे ये तो नहीं पूछा पागल लड़कों, तुमने तो लुटिया दुबो दी। अब तुम लोग कैसे मुंह दिखाएंगे किसी को? है कैसे मुंह दिखाएंगे? हमने तुमसे यह प्रश्न पूछा है क्या कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताइए। वर्णमाला में वर्णों की संख्या, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो आपको ऑप्शन दिया था हमने 43, 46, 46, 52, 53, ऐसे ये लो। नहीं तो बनते होशियार हो बहुत। नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा कि वर्ण कितने होते हैं, सब बहक गए और कहेंगे क्या हम महारत हासिल है हिंदी में? है हमने तुमसे देखो 2 प्रश्न हैं, रिश्ता वही है और सोच नहीं है। तो वर्ण में वर्ण कितने होते हैं? तो वर्ण 2 होते हैं। पहला कौन सा? पहला होता है स्वर और दूसरा क्या होता है? कहेंगे व्यंजन। बस क्वेश्चन यही आया पेपर में कि बताइए वर्ण कितने होते हैं, तो आपने लगा दिया 52 होते हैं, गड़बड़ा गया। आंसर की में आया 2 होते हैं। वही तो मैं समझा रहा हूं, मैंने ये थोड़ा कहा वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। समझ में आ गया क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हमने ऑप्शन क्यों दिया? अरे यही तो खेल है, यही तो खेल है। अभी देखो और भी खेल दिखाऊंगा, अभी बहुत सारे खेल दिखाऊंगा। बात समझ आ रही है? तो यहां पे समझ में आ गया। अच्छा अभी इसका आंसर बताइए, वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है बताइए? वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? तो 43, 46, 52 और 53। तो यहां पर आप बताएंगे, आप बता देंगे क्या? आप यहां पर आंसर क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे आंसर कोई नहीं। पूछिए क्यों? अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है मेरे बच्चे? वर्णमाला।
सुनिएगा, क्वेश्चन आया पेपर में कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा वर्णमाला कहलाता है। फिर क्वेश्चन याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, आपका आंसर आएगा वर्णमाला कहलाता है। अब जितने बच्चे ये कह रहे हैं ना 43, 46, 52 इनमें से एक चुन रहे हैं, अब वो समझ लें कि क्या प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। प्रश्न की धार देखिएगा, सबसे पहला वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो देखिएगा विवाद, वर्णमाला में वर्णों को लेकर क्या है बच्चे, विवाद। अब वो विवाद समझिएगा, है ना, जो टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से देखेंगे यहां पर ये वाली लाइन जो है, ठीक है। क्या वर्णमाला को लेकर विवाद क्या है, जैसे किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी, तो किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की संख्या 43 होती है। अगला प्रश्न, कामता प्रसाद गुरु जिन्होंने विराम चिन्ह दिए हैं, 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए हैं इन्होंने, कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने कहा है वर्णमाला में वर्णों की संख्या 46 होती है ना। इसके बाद एक है उदय नारायण तिवारी, एक कौन है, उदय नारायण तिवारी, तो उदय नारायण तिवारी के हिसाब से इन्होंने कहा है वर्णमाला में वर्णों की संख्या 51 होती है। फिर इसके बाद आता है धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी, फिर आते हैं धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी, और धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी कहते हैं मेरे हिसाब से वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, 53 है। फिर इसके बाद आता है जो सर्वमान्य है, वो है हिंदी शिक्षण संस्थान, वो क्या है, हिंदी शिक्षण संस्थान, जो आपको लेकर चलना है। अगर कोई बच्चा टीजीटी पीएचडी कर रहा है और उससे पूछा जाता है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कितने हैं, तो ऐसे याद रखना है। लेकिन अगर कोई वनडे लेवल का पेपर देता है, नॉर्मल से कोई पेपर देने जाता है और कह देता है वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी शिक्षण संस्थान को हम लोग को प्रेफर करना है, क्योंकि हम लोगों को एनसीईआरटी, एससीईआरटी और हिंदी शिक्षण संस्थान ही पढ़ना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 52। कितना आ जाएगा, 52। तो यहाँ पर हम लोगों से यहाँ पे पूछा तो नहीं गया था ना कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार बताइए, कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बताइए, कि उदय नारायण तिवारी के अनुसार बताइए, कि धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार बताइए। हमसे सिर्फ इतना पूछा गया कि बताइए कितनी होती है, तो हम लोग लगा देंगे लो भैया 52 इज द राइट आंसर। बताइए यहां तक आपको सारी बातें समझ में आई, जल्दी से, यहां तक हमको सारी बातें समझ में आ गई। तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है, और वर्णमाला में कितने वर्ण हैं इसको लेकर विवाद है, वो विवाद हमने आपको यहां बताया। बड़े से बड़ा पेपर क्रैक होगा, बड़े से बड़ा पेपर, बस पढ़ते रहिए हमारे साथ, बड़े से बड़ा पेपर क्रैक कराऊंगा, ठीक है ना। देखिएगा आगे, चलिए आगे बढ़ाया जाए। यहां तक हमको सारी बातें समझ में आ गई। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं, हाँ, अब किस पर आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। तो वर्ण में बताया ना कि वर्ण कितने होते हैं, तो आपने कहा 2, पहला कौन सा, स्वर, और दूसरा कौन सा, व्यंजन। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए स्वर, हेडिंग डाल लीजिए स्वर, जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए स्वर। तो वही घिसी पिटी परिभाषा जो सबको आती है ना, लेकिन अभी जब मैं पूछूंगा संवृत स्वर कौन से हैं, अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं, विवृत स्वर कौन से हैं, अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं, जब ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा तब देखना लोगों के कैसे भौएं खड़ी हो जाएंगी और बिस्तरा गोल हो जाएगा, खटिया खड़ी हो जाएगी। सुनते रहना है आपको। देखो स्वर क्या होता है, तो भाई बचपन से जो पढ़ते चले आए हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण में है ना बिल्कुल समय नहीं लगता है, या जिन वर्णों के उच्चारण में है ना जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। यानी कि क्या, अब आप कहेंगे सर स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, हाँ, जैसे चोट लग जाती है तब कहते हैं चोट लग गई, आई चोट लग गई, है ना। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनमें प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उन्हें हम लोग कहते हैं स्वर। तो बहुत घिसी पिटी परिभाषा जो हर एक किताब में मिल जाएगी आपको और हर एक पेपर में मिल जाएगी। तो जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, रूप से किया जाता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब मजेदार क्या है, स्वर कितने हैं। अब मजेदार तो यही है ना, स्वर कितने हैं। तो पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न कि बताइए मूल रूप से या सामान्य रूप से, सुनिएगा, मूल रूप से या सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मूल रूप से या सामान्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी है। जल्दी बताओ, मूल रूप से या सामान्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, समझिएगा, दूसरा प्रश्न यह है कि बताना है आपको कुल स्वरों की संख्या कितनी है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है।
और तीसरा प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, ये बताइए फटाक से। तीन प्रश्न है, तीनों के हिसाब से बताना है आपको, जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, जल्दी जल्दी बताना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। सोनाली थैंक यू, वेलकम। अंकित 11 11 11 13, यार तुम लोग पता नहीं कैसे बताते हो। चलिए मेरी बारी, सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी होती है, सुनिएगा मेरे साथ बोलिए। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। अच्छा ऐसा ना लिखें, ऐसे लिखते हैं, सीधे सीधे लिखते हैं ना। हाँ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, है ना, औ से औरत, और इसके बाद अंग और आहा। ठीक है, अब सुनिएगा, यदि आप आ से लेकर आहा तक कैलकुलेट करो, समझना बहुत मजेदार बताऊंगा। यदि आप आ से लेकर आहा तक कैलकुलेट करोगे तो टोटल आएंगे 13, समझ गए ना। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा आ से लेकर आहा तक, यदि आप आ से लेकर आहा तक कैलकुलेट करोगे तो टोटल हो जाएंगे 13। ठीक है, यदि आप ये अंग और आहा को हटा दोगे, सुनिएगा, यदि आप ये अंग और आहा को हटा दोगे, ये वाला पार्ट अगर हटा दोगे तो आपसे ये कुल है, ये कितने हैं, कुल है, तो आपसे पूछेगा सामान्य रूप से, तो पूछेगा सामान्य रूप से, तो सामान्य रूप से अंग और आहा हमारे हट जाएंगे तो बचेगा 11। तो यहां लिख देते हैं अंग और आहा हटा दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। अब क्वेश्चन है मात्रा के आधार पर, तो सुनिएगा, ये बताइए बचे कितने हैं, 11। और आपको पता है कि छोटे आ की मात्रा होती नहीं है, छोटे आ की मात्रा होती नहीं है। अब छोटे आ की मात्रा होती नहीं है तो हमको पता है 11 में से एक और चला गया छोटा, तो बच गया हमारे पास 10। समझ गए क्या, क्योंकि छोटे आ की मात्रा होती नहीं है, बस 11 बचे थे, अंग और आहा तो वैसे ही हटा दिए थे, तो 11 में से एक चला गया फिर से, तो बचा कितना, 10। यानी कि आपने देखा कि कुल कितने हो गए, तो कुल मूल रूप से कितने हो गए, तो मूल रूप से हो गए 11, कुल कितने हो गए 13, और मात्रा के आधार पर कितने हो गए 10। बताओ याद रहेगा, बताइए याद रहेगा, सब लोग बताएं, सबको याद रहेगा मूल रूप से। और हमने किसको किसको हटाया, याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए मूल रूप से किसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, मूल रूप से किस स्वर को हम लोग नहीं गिन रहे हैं, तो अंग और आहा को नहीं गिन रहे हैं। आपसे पूछा जाए कि बताइए कि मात्रा के आधार पर किसको किसको नहीं गिन रहे हैं, तो छोटे आ को नहीं गिन रहे हैं, अंग को नहीं गिन रहे हैं, आहा को नहीं गिन रहे हैं। बात समझ में आ गया, जल्दी बताइए, बहुत प्यारा। चलिए अब आपके मन में क्या आएगा, अब आपके मन में आएगा सर अब बहुत हो गया, अब मेरी होगी बात, मन की बात करेंगे, ये अंग और आहा को क्यों नहीं ले रहे हो। तो हम कहेंगे बेटा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि एक किशोरी दास वाजपेयी भैया थे, किशोरी दास जी, है ना, और किशोरी दास जी ने कहा क्या कहा कि जो अंग और आहा हैं उनके लिए एक नया शब्द मैं देता हूं और उसको कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं, अयोगवाह। तो हमने उनसे पूछा इधर आओ, ये क्या है, ये काहे इतनी बकैती कर रहे हो, अयोगवाह क्या होता है, इसको समझाओ तो पहले। तो हमने उनसे जब पूछा तो हमने तुमसे पूछा कि ये अयोगवाह क्या होता है, तो बस लोगों ने कहा कि सर हमको रटा दिया गया है, हमको क्या कर दिया गया है, सिर्फ रटा दिया गया है, हमने रट लिया है कि अयोगवाह क्या होता है, अंग और आहा। बात समझ आ रही है, अब उसका क्या यूज है क्या नहीं है, हमें इससे क्या मतलब है, हमें कौन सी पीएचडी करनी है। फिर जब प्रश्न पूछा गया तो बैठ गए। अब सुनते हैं ये अयोगवाह क्या है। अयोगवाह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, समझिएगा, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है, बीच की कड़ी है। अब बताइए बीच की कड़ी का मतलब क्या होता है, बीच की कड़ी का मतलब, ये बीच की कड़ी क्या होता है, बीच की कड़ी का ये मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसी वस्तु जिसमें दो लोगों की क्वालिटी पाई जाए,
क्या? एक ऐसी कोई वस्तु या कोई ऐसी बात जिसमें दो लोगों की क्वालिटी पाई जाए। बात समझ आ रही? जैसे संतान माता पिता के बीच की कड़ी है, वायरस है ना सजीव और निर्जीवों के बीच की कड़ी है, आर्कियोप्टेरिस सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी है। जल्दी बताइए, तो बीच की कड़ी क्या मतलब क्या होता है? जिनके अंदर दो लोगों के गुण पाए जाते हो। बात समझ में आई? यानी जो अंग और आहा है, इनके अंदर स्वर का भी क्वालिटी पाई जाती है और व्यंजन की भी क्वालिटी पाई जाती है। बताइए। अब आप कहेंगे कि सर कैसे? अब कैसे, यही इसीलिए तो मैं आया हूं, इसीलिए तो मैं आया हूं, है ना, नफरत करने वालों के दिल में प्यार भरने। तो देखो भाई, अब आपके मन में दिखाते हैं कि ये अंग और आहा कैसे स्वर का काम करेंगे और कैसे व्यंजन का काम करेंगे। सुनिएगा, बताइएगा, देखिएगा। जब जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है, सुनिएगा, जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो वह मात्रा बन जाता है, मात्रा बन जाता है। यह बात आपको समझ में आई? यस सर, नो सर बोलते रहा करो यार, ऑफलाइन होती तो कुछ और ही बात होती, है ना। बहुत मजे लेते हैं फिर ऑफलाइन, हम जो बच्चे जुड़े हैं हमसे वो जान रहे हैं, ठीक है। और अब ऑनलाइन है तो हम क्या ही किसी के मजे लें, क्या ही पूछें। तो सुनिएगा, कोई बात नहीं, देखिएगा। मैंने कहा जब स्वर किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है तो मात्रा बन जाता है। जैसे मैंने यहां पे लिखा क, मैंने क्या लिखा? क, और हमने यहां पे स्वर लिखा बड़ा आ। तो ये बताइए हम इसको क्या लिखते हैं? ये का लिखते हैं ना, का। यानी कि जब व्यंजन के साथ स्वर जुड़ता है तो स्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ये इसके साथ जुड़कर क्या बना देता है? तो आप कहेंगे व्यंजन बना देता है, और ये मात्रा के आधार पर दिखाई पड़ता है। जब ये का लिखा होता है तो आप समझ जाते हैं इसमें कौन सा स्वर जुड़ा है, बड़ा आ जुड़ा है। ये बात आपको समझ में आई? जल्दी बताइए। हाँ, हमको ये समझ में आ गया। यानी कि स्वर की पहचान क्या है, स्वर की क्वालिटी क्या है? कि व्यंजन के साथ मिलकर मात्रा बन जाना। ये बात आपको समझ में आ गई? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। अगली बात, व्यंजन क्या होता है? व्यंजन क्या होता है? जो स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं, जो स्वर की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं, सहायता से प्रयोग किए जाते हैं। तो आपके मन में आएगा कि सर मैं एक लौता इंसान हूं जो बिना स्वर की सहायता से व्यंजन बोल दूंगा। हम कहेंगे बोल के दिखाओ। चलिए, ये है ना व्यंजन, मैंने बोल दिया। व्यंजन जो शुद्ध होता है वो सदैव आधा रहता है, तो हमने यहां बोल दिया, हमने बोला आधा का कर दिया। अब इस आधे का को मेरे बच्चे, जिसने हमसे चुनौती ली है बस उसके लिए है, ये हमने का लिखा, आधा कर दिया। अब इसको ऐसा पढ़ो कि छोटा आ ना निकले, पढ़ो। अब इसको ऐसा पढ़ो मेरे भाई कि तुम्हारे मुंह से आ ना निकले। हमने बोला क, देखो तुमने जब क बोला तो लास्ट में गुजरा, तुमने बोला क तो बोला तो लास्ट में आ निकला। यानी कि आप बिना स्वर की सहायता, यानी कि जब आप का बोलेंगे, खा बोलेंगे, गा बोलेंगे, घा बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, आप स्वर निकालेंगे ही निकालेंगे, 100% स्वर निकालेंगे। यानी बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं निकल सकता। यानी ये बात आपको समझ में आ गई है? पक्की बात है, बहुत बढ़िया। तो तुमको व्यंजन समझ में आ गया, स्वर समझ में आ गया। जब ये समझ में आएगा तभी मैं अयोगवाद समझा पाऊंगा, वरना किसी के माई के बाप भी नहीं समझा सकते तुमको। ठीक है, पहली बार समझा रहा हूं, समझ में आ जाए तो बताना। ठीक है, हमने क्या कहा? तो स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ेगा तो मात्रा का काम करेगा, और जब व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता के साथ प्रयोग होता है। अब हम लोग अयोगवा उठाते हैं। अयोगवा कौन कौन सा है? अंग है और आहा है। पक्की बात है, 100%। स्वर हमेशा अकेले होता है, स्वर हमेशा क्या होता है? अकेले होता है। अब ये बताइए, ये जो अंग लिखा है ये टूट नहीं सकता क्या? ये छोटे आ और प्लस ये बिंदी के रूप में टूटेगा? बताइए फटाक से। ये जो अंग लिखा है ये ऐसे टूटेगा? टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप कहेंगे हाँ टूटेगा। बस टूटेगा तो जान गए ना, स्वर की सहायता से जो प्रयोग किए जाए वो क्या है? व्यंजन है। यानी कि जो अंग और आहा, ये जो अंग और आहा अकेले टहल रहे ना, ये अंग और आहा जब अकेले अकेले आते हैं तो ये क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। जब अंग और आहा अकेले अकेले आते हैं, क्योंकि अंग को जब तोड़ोगे तो आ आगे आ जाएगा, अंग पीछे चला जाएगा। पक्की बात। आहा में आ आगे आ जाएगा और
जो विसर्ग है वो पीछे चला जाएगा। यानी कि इसका प्रयोग, यानी ये जो हो रहा है इसका प्रयोग किसकी सहायता से हो रहा है? स्वर की सहायता से हो रहा है। यानी कि जब अंग और आहा अकेले अकेले आते हैं तो ये व्यंजन का काम करते हैं। पक्की बात है? बहुत बढ़िया। अब सुनिएगा, मैंने लिखा क और मैंने लिखा अंग, पक्की बात है। अब इसको जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? कंग। क्या बन गया? कंग। अब देखिए, हमने जब अंग को व्यंजन के साथ जोड़ा तो ये मात्रा बन गया। यानी ये जो अंग है ये जिल के कैसे आया? ये मात्रा के आधार पर आया, हाँ कि ना? यानी कि एक तरफ ये जब अकेले आ रहा है तो टूट के आ रहा है, यानी तब ये व्यंजन का काम कर रहा है। और जब हमने इसको व्यंजन के साथ जोड़ दिया तब ये स्वर जैसा काम करने लगा, क्योंकि अंग की मात्रा आ गई। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? जल्दी बताइए। यानी कि इस वाले पोर्शन में ये जो अंग है ये मात्रा का काम कर रहा है, और इस वाले पोर्शन में जो अंग लिखा हुआ है ये दो भागों में बंटकर व्यंजन बना रहा है। यानी ये व्यंजन भी है और इधर मिलकर ये स्वर भी है। तो दोनों की क्वालिटी पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही? बताइए, मजा आई कि नहीं आई? बताइए, मजा आई कि नहीं आई? मजा आई कि नहीं आई? बिल्कुल मजा ही आ जाएगी, गदर कट जाएगी तुम्हारी। समझे? तो जिंदगी में आज पहली बार तुमको समझ में आया, अच्छा सर अंग तो भैया जब व्यंजन के साथ आ रहा है, शुद्ध व्यंजन के साथ, तो मात्रा बन जा रहा है, और जब खुले खुले में आ रहा है तो ये व्यंजन बन जा रहा है। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। तो इसीलिए अयोगवाह है ये। अब अयोगवाह का मतलब क्या होता है सुनिएगा। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? अयोगवाह की परिभाषा क्या है तो सुनिएगा। आ के योग से बना, आ के योग से बना लेकिन व्यंजन के अर्थ का वहन करने वाला, लेकिन व्यंजन का के अर्थ का वहन करने वाला। यानी बना तो आ के योग से है, लेकिन मतलब किसका बताता है? तो मतलब बता रहा है यहां पर व्यंजन का। कंग से कंगना, अंगना। बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? सारी बात क्लियर है बच्चों मेरे, सारी बात क्लियर है। कुछ भी ऐसा लग रहा हो जो नहीं समझ में आया, मजा आ गया सर वास्तव में। हमने बाल बहुत छोटे छोटे करा लिए, हो गया, बहुत बढ़िया। तो आपको अयोगवाह भी समझ में आ गया, और किसने क्या कहा समझ में आ गया, अयोगवाह का मतलब भी क्या होता है ये भी समझ में आ गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब बताइए, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखें कि आगे बढ़ाऊं? जैसा आप लोग बताएंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रखें कि आगे बढ़ाएं? जल्दी बताइए, क्योंकि अब हम लोग पढ़ रहे थे स्वर, तो अगली जो हेडिंग पढ़ने वाली है वो होगी स्वरों का वर्गीकरण। अब जो हेडिंग पड़ेगी वो क्या पड़ेगी? स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। हाँ भैया नवनीत जी पढ़ाते हैं, पढ़ाएंगे। आगे आगे बढ़िए, आगे बढ़े। अरे भाई आगे बढ़े, चलो ठीक है। तुम लोग उबे नहीं पढ़ के? क्यों, तुम लोग पढ़ के उबे नहीं क्या? अरे वाह, चलो। देखो, कौन कहता है कि भारत के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते? कौन कहता है कि भारत के बच्चे पढ़ाई से दूर भागते हैं, डरते हैं पढ़ने से? देखो हमारे यहाँ आए, बढ़ाओ सर, पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, हैं? चलो पढ़ो फिर। आज स्वर खत्म कर देता हूं, स्वर खत्म कर देता हूं, ठीक है? चलिए, स्वरों का वर्गीकरण तो देखते हैं भाई। स्वरों का वर्गीकरण, नंबर एक उत्पत्ति के आधार पर। सुनिए रहिएगा, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, उच्चारण के आधार पर। तीसरा, जीभ के आधार पर। अगला, मुंह खुलने के आधार पर। और ओंठ के आधार पर। चलिए, ये आपका हो गया। चलिए,
यानी कि स्वरों का जो वर्गीकरण, सर मजा आ रहा है सर, पढ़ाते रहिए। ठीक है, आप पढ़ा तो रहा है भाई, जिंदगी भर आपसे पढ़ने का सौभाग्य, जिंदगी आपसे पढ़ने का सौभाग्य मिला सर। कंफ्यूजन सर दूर हो रहा है, फ्लो अच्छा बन गया है सर। कदर काटिंग। चलो देखो अगला, ये बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? तो हम लोग को स्वरों का जो वर्गीकरण पढ़ना है वो कितने आधार पर पढ़ना है? 5 प्रकार के आधार पर। उत्पत्ति, उच्चारण, जीभ, मुख और ओंठ। उसके पहले एक प्रश्न पूछेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। उसके पहले एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न है दीर्घ स्वर पहचानिए। दीर्घ स्वर पहचानिए। दीर्घ स्वर पहचाने। ऑप्शन है, सुनते रहिएगा, ऑप्शन है बड़ा आ, है ना, ऑप्शन है औ, ऑप्शन है ए, है ना, और ऑप्शन है बड़ा आ, बड़ा ओ, और भी बहुत सारे बन सकते हैं ए। चलिए बताइए, दीर्घ स्वर पहचानिए। इनमें से ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आ, औ, ए और ए। बनाओ, पहचानो, देखते हैं कितने लोग पहचानेंगे। दीर्घ स्वर पहचाने। पहले हमें ये चेक करना पड़ता है ना कि आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो और कठिन पढ़ाऊंगा, नहीं आता है तो फिर उतना ही कठिन पढ़ाऊंगा जितना पढ़ाता हूं। ठीक है, हाँ, क्वालिटी में कोई वो नहीं। सर आप 6 महीना पढ़ा देंगे तो पेपर को फाड़ देंगे। फाड़ो नहीं, पेपर करके आओ। फाड़ फूड़ोगे काहे, पेपर करके आओगे ना। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत लोग परेशान हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर आपने क्वेश्चन गलत दिया है। अब हम कहेंगे नहीं बेटा, क्वेश्चन नहीं गलत है, लेखपाल के पेपरवा में आया था और कह रहा था इनमें से दीर्घ स्वर पहचानिए। बच्चे ने कहा ये सारे दीर्घ स्वर है, कह रहा सारे दीर्घ स्वर है, ठीक है, और कह रहा ये क्वेश्चन गलत है। फिर आंसर की आई, और आंसर की आई तो उसने कहा उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। तो सब परेशान कि बड़ा आ कैसे हो गया। लेकिन जो हमसे पढ़े थे, जिन्होंने हमारा बैच पहले से ले रखा था, उन्होंने कहा कि सर सबको उल्लू बना सकता है एग्जामिनर, हमको नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि दुनिया पढ़ती है उच्चारण के आधार पर, लेकिन आपने हमको पढ़ाया था उत्पत्ति के आधार पर, तभी तो मेरा सही हो गया। तो देखते हैं कैसे। तो बस यही तो सिखाने जा रहा था। तो पहली हेडिंग पड़ेगी उत्पत्ति के आधार पर। पहली हेडिंग पड़ेगी उत्पत्ति के आधार पर। तो सुनिएगा, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। सुनिएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर, सुनते रहना, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल स्वर, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं हस्त स्वर, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हस्त स्वर कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। और दूसरा एक होता है संधि स्वर। क्या होता है? संधि स्वर। क्या होता है बच्चे? संधि स्वर होता है। तो सुनिएगा, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के स्वर होंगे। एक होगा मूल स्वर, इसको हस्त स्वर या लघु स्वर कहेंगे, और दूसरा होगा संधि स्वर। अब सुनिएगा, मूल स्वर कितने होते हैं? तो कहेंगे 4 होते हैं। पहला छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि, आ ई उ री, है ना। और जो संधि स्वर होते हैं, जो बचे हुए हैं, जो बचे हुए हैं सब इधर पटक दो उठा के, तो हमने पटक दिया। तो यहां पर कौन कौन सा जाएगा? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली और औ से औरत। तो सबसे पहला प्रश्न कि उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर हो या उच्चारण के आधार पर मूल स्वर, लघु स्वर या ह्रस्व स्वर हो, उनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। तो याद रखिएगा, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। और संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? आप कहेंगे संधि स्वर की संख्या होती है 7। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है? 7। अरे भाई टोटल 11 थे, अंग लिया नहीं है, तो 4 ये हो गए, 7 ये हो गए। अब आपके मन में आना चाहिए, आपके मन में आना चाहिए कि सर ये बताइए कि संधि स्वर इसको क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें? संधि मतलब तो जुड़ना होता है, क्या जुड़ के बने? हम कहेंगे और क्या बउआ, जुड़ के बने। अब सुनिएगा, अब जुड़ के कैसे बने समझिएगा। इनको हम लोग फिर से 2 भागों में तोड़ते हैं। इनको हम लोग फिर से 2 भागों में तोड़ते हैं। इनको हम लोग फिर से 2 भागों में तोड़ते हैं। एक सेकेंड, गंदा गंदा लग रहा होगा ना, एक सेकेंड। पैसा नहीं है, कहां से एक्टिवेट कर ले, तुमको बताओ, पैसा नहीं है, हैं? अरे जाओ ना भाई। हाँ, अब सुनिएगा, एक सेकेंड। हाँ चलिए, एक सेकंड रुकना है। अब थोड़ा सा
इसका भी यूज किया जाए। ये हमने यूज किया ऐसा, अरे नहीं यूज हुआ क्या? अरे रुको यार, हाँ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, हाँ दिखेगा। तो हमने यूज किया, देखो सीधा सीधा है, सीधा है नहीं है, अब है अब है अब है अब है। चलो अब देखिएगा, हमने क्या कहा कि इसको हमने दो भागों में बांटा। सुनिएगा, इसको हमने क्या किया, दो भागों में बांटा। पहला पहला हमने बांटा सजातीय स्वर। सुनिएगा, पहला हमने बांटा सजातीय स्वर। क्या बांटा? सजातीय स्वर। और दूसरा हमने बांटा यहां पर विजातीय स्वर। पहला हमने बांटा सजातीय स्वर और दूसरा हमने बांटा विजातीय स्वर। सुनिएगा, तो अब ये सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या है? सुनिएगा, सजातीय स्वर और विजातीय स्वर क्या है? सजातीय स्वर को हम लोग कहते हैं मूल दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। सुनिएगा, अब सजातीय, सजाती मतलब क्या होता है? समान जाति वाली। सजाती मतलब क्या है? समान जाति वाले। तो सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 3 है। सजातीय स्वर की संख्या कितनी है? 3 है। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अब आपके मन में आएगा सर इसका मतलब क्या है? सुनिएगा, सजाती मतलब क्या है? देखिएगा, जब छोटा आ और जब छोटा आ जुड़ जाता है तो क्या बनता है? बड़ा आ। यानी इसकी जाति, दोनों जाति समान है ना, दोनों की जाति समान है। जब दोनों की जाति समान है तो सजाती हो गया ना। उसी प्रकार से छोटी ई और जो छोटी ई क्या बन जाएगा? बड़ी ई। उसी प्रकार से छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। इस प्रकार से ये तीनों क्या हो गए? सजाती हो गए, यानी कि क्या हो गए? मूल दीर्घ हो गए, मूल दीर्घ हो गए। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको देखते हैं, विजाती कौन कौन से हो जाएंगे? तो बच्चे जो है कौन कौन से? 4 बच्चे हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। अब आपके मन में आएगा सर ये बनते कैसे? सुनिएगा, ये कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेंगे, सुनते रहना है आपको। ये कैसे बनेंगे, है ना? ये बनते कैसे? सुनिएगा, हमने बोला ए, ये ए कैसे बनता है? सुनिएगा, जब छोटा आ या बड़ा आ, जब छोटा आ या बड़ा आ मिल जाता है छोटी ई या बड़ी ई से तो बनता है ए। सुन रहे हो ना? और ये ऐ कैसे बनता है? जब छोटा आ या बड़ा आ मिल जाता है इस ए से। किससे बनता है? ए से। यानी कि जब ये छोटा, सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जब ये छोटा ए आ या ए में मिलेगा, बड़ा आ से आ या बड़े आ से मिलके ए में मिलेगा तो ये बड़ा ए बनेगा। समझ में आ गया? अगर बाई चांस ये अगर छोटा आ या बड़ा आ अगर बड़े ए से भी मिल जाए तो भी बड़ा ही ए बनेगा। ठीक है ना? दोनों की जाति क्या है? असमान है ना, गलत मतलब उल्टा है। दोनों की जाति क्या है? अलग अलग है ना, इसलिए कौन से स्वर हैं? इसीलिए कौन से स्वर हैं? तो कहेंगे विजातीय स्वर है। उसी प्रकार से ओ कैसे बनता है? तो जब छोटा आ या बड़ा आ मिल जाता है छोटे ऊ या बड़े ऊ से तो बनता है ओ। तो औ कैसे बनता है? तो आप कहेंगे छोटा आ या बड़ा आ जब मिल जाता है छोटे ओ या फिर मिल जाए किससे? बड़े औ से, तो हर हाल में औ आता है। बताइए, समझ में आया? जल्दी बताइए, यहां तक आपको समझ में आया फटाक से? तो आपने देखा ये इनकी जाति समान थी तो इसलिए 3 क्या थे? सजातीय स्वर। इनको मूल दीर्घ स्वर कह रहे हैं, है ना? तो और ये कितने हो गए? ये आपके विजातीय स्वर हो गए। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4, ए, ऐ, औ और औ। कैसे बनते हैं? समझ में आ गया? जब छोटा या बड़ा, छोटी या बड़ी से मिल जाए तो हर हाल में ए बनेगा। लेकिन जब छोटा या बड़ा से छोटा ए मिल जाए या बड़ा ए मिल जाए तो हर हाल में ऐ बनेगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताइए। बाकी हम आपको संधि पढ़ाएंगे तो और पढ़ाएंगे। ये बात आपको समझ में आई? तो क्वेश्चन आपसे यहां पर हमने यही पूछा था, यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया कि दीर्घ स्वर पहचाने, तो इसमें से आपको पहचानना था तो बड़ा आ क्यों आया? क्योंकि यहां पर ये जो है ये मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर है और बाकी ये विजातीय स्वर है सारे ये दीर्घ स्वर। लेकिन दीर्घ स्वर में भी कौन सा मांग रहा था? ये मूल दीर्घ मांग रहा था, इसलिए इसका ये आंसर है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइए, समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई। और जब तक सब लोग नहीं बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे यस सर आई कि नहीं आई, तब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे। सब लोग बताएं आगे कि नहीं आगे? सोनाली आई कि नहीं आई बेटा? मंजू, नवनीत, मोदी जी, मानसी, करण, मोहर, मनीष, ठीक है। विकास जी हम देख लिया कि आप लाइव आ गए हैं, ठीक है। ओके, सबका आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहला क्या पढ़ा? पहला हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा? यहाँ पे स्वर कौन सा पढ़ा पहला हम लोगों ने? तो पहला स्वर हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया हम लोगों ने, है ना? अब पढ़ेंगे उच्चारण के आधार पर। जो किताबें होती हैं वो अधिकतर आपका यहीं से देती हैं। जो किताबें होती हैं वो उच्चारण के आधार पर से ही शुरू होती हैं, उच्चारण के
आधार पर से ही शुरू होती हैं, जिसको आपने बचपन से पढ़ रखा है ना। पहला ह्रस्व स्वर जिसको कहते हैं लघु स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। सुनिएगा, बचपन से इसी को पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, लेकिन जो पहले हमने पढ़ाया वो तो पढ़ा नहीं था और वो पेपर में क्वेश्चन आ गया। अब ये क्या उच्चारण मतलब क्या है? बोलना। तो बोलने में क्या लगता है? समय, है ना। तो जिनको बोलने में, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता हो वो ह्रस्व स्वर हो गया, 2 मात्रा का लगता हो दीर्घ हो गया, और मतलब कि और कई मात्राओं का समय लगता हो, है ना, 2 से ज्यादा मात्राओं का समय लगता हो तो प्लुत स्वर हो गया। ये बात समझ में आ गई? नॉर्मल सा है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि, है ना, उच्चारण का जो समय है यदि वो एक मात्रा का लगे, एक मात्रा का, तो, है ना, यदि 2 मात्रा का समय लगे, यानी आप समझ जाएंगे नहीं समझ जाएंगे? बताइए। अरे भाई समझ जाएंगे नहीं समझ जाएंगे? सीधे सीधे तो सिंपल सी बात है। यहाँ पे कौन कौन सा जाएगा? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यहाँ पे क्या जाएगा? सातों, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। समझ में आ गया? बताइए, प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग किसी को पुकारने में करते हैं, किसी को पुकारने में करते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर जब हम किसी को पुकारते हैं तो व्यंजन का प्रयोग नहीं करते क्या? स्वर का ही प्रयोग करते हैं। हम कहेंगे और क्या, स्वर का ही तो प्रयोग करोगे। कैसे? आप कहेंगे, जैसे मैं किसी का नाम ले लूं, मंजू, तो कहते हैं मंजू, तो हमने जू नहीं बोला, हमने मंजू ऊ, हमने ऊ बोला, यानी ऊ को खींचा है। मानसी ई को खींच रहे हैं, सी नहीं खींच रहे हैं। मानसी सी नहीं करते, ई करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो प्लुत स्वर का ये होता है चिन्ह, वो होता है उल्ट, ऐसे ऐसे बढ़ा देते हैं। जैसे मैंने बोला राम, तो राम बोलना हमें, तो बोलेंगे राम, तो ये हमने स्वर लगाया और इसी को खींचा, राम। लो भैया, ओम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये बात आपको समझ में आई? तो उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, ये तीनों हमने समझा दिए। अगर ये दोनों बातें समझ में आई बच्चे तो यस सर बोलो जल्दी से। जल्दी। आप तुम लोग थका के मानो क्या हमको? चलो अच्छा, यहां तक आपको समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? उत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया, उच्चारण पढ़ लिया। अब आते हैं जीभ के आधार पर। अब तुम्हारी बारी। अब मजा आएगा, देखना अब कितना मजा आएगा। अब कितना मजा आएगा देखिएगा, कितना मजा आएगा खेल में जब कल्लू जाएगा जेल में। जीभ के आधार पर देखते हैं, जीभ के आधार पर देखते हैं। देखिएगा, जीभ के आधार पर 3 प्रकार का स्वर होता है। पहला होता है अग्र स्वर, दूसरा होता है मध्य स्वर और तीसरा होता है पश्च स्वर। तीसरा होता है पश्च स्वर। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको बोलना है, समझे क्या? कोई भी बच्चा अगर क्लास देख रहा है तो वो अगर बोलेगा नहीं तो श्राप लगेगा उसको। समझ में आ गया? हाँ, अब जो समझा रहा हूं समझिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लिखा छोटा बड़ा, कहाँ लिखा था हमने? छोटा बड़ा कहाँ लिखा था? नहीं तो लिखा था छोटा बड़ा, हाँ ये लिखा था। अब मेरे हिसाब से बोलो, जरा से ये बोलो। देखो सुनिएगा, मैं समझा देता हूं, पहले समझ लीजिएगा। मैंने क्या कहा आपसे? जो जीभ है, जीभ, अरे तुम लोग की बहुत चलती है, अगर तुम्हारा बच रहे तो यहां पे भी चलाओ, लेकिन तुम्हारा हाथ चला रहे हो जीभ की जगह। सुनिएगा, जब तुम्हारी जीभ आगे की ओर आए, समझना, जब तुम्हारी जीभ आगे की ओर आए तो उसे कहेंगे अग्र स्वर। जब तुम्हारी जीभ नीचे की ओर जाए या पीछे की ओर जाए तो उसे कहते हैं पश्च स्वर। और जब तुम्हारी जीभ ऐसे पड़ी रहे, है ना आगे जाए और ना पीछे जाए तो उसे कहेंगे मध्य स्वर। समझे क्या? तो जब आगे जाए तो अग्र स्वर, पीछे जाए तो पश्च स्वर और बीच में पड़ी रहे, ऐसे हिले ना, तो कहेंगे मध्य स्वर। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए बोलना है, बोले अ, बोलो अ। तो जब तुम आ बोलोगे तो सबने बोल लिया ना। जब तुमने अ बोला तो तुमने क्या देखा कि जीभ ऐसे बीच में पड़ी रही ना। यानी जीभ अगर बीच में पड़ी रही है, यदि जीभ अगर आपकी बीच में पड़ी रही है,
यदि जीभ आपकी बीच में रही है, ना हिली नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये आपका मध्य स्वर है। ये आपका क्या है? मध्य स्वर है। यहां पे लिख लेता हूं ना मैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से उखली और औ से औरत। ठीक है, अब सुनिएगा मैंने क्या कहा आपसे। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जब ने बोला तो आ जब बोला तो जीभ ऐसे रखी रही, इसका मतलब क्या है? मध्य स्वर है। अब अगला बोलते हैं, बोलेंगे आ, तो जब आप बड़ा सा मुंह खोलोगे तो जीभ आपकी पीछे हो जाएगी। अरे भाई सिंपल बात है, जब तुम खिंचाओ लोगे तो जीभ तुम्हारे पीछे हो जाएगी। बोलो आ, तो जब आ बोलोगे तो जो जीभ है वो पीछे की ओर चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बड़ा आ क्या है? पश्च स्वर है। अब बोलो ई, तो जब तुम कोई सामान उठाते हो, जब कोई तुम सामान उठाते हो ऐसे करके ई, तो तुम देखते हो ना कुछ लोग की जीभ आगे रहती है, ऐसे चबड़ी बांधे ऐसे कर लेते हैं, है ना? जब बोलो ई ऐसे करके तो जीभ आगे रहती है ना। तो सिंपल सी बात है कि जब तुम ई बोलते हो तो जीभ आगे निकलती है, और जब बड़ी ई बोलोगे तो और आगे निकलेगी। सिंपल सी बात है, हाँ कि ना? आप बोलिए, बोलो ऊ, तो जब तुम ऊ बोलते हो तो तुम्हारा जो पेट है वो अंदर की ओर आता है, और जीभ जो है वो पीछे की ओर आती है। अगर तुम्हारा ऊ बोलने में तुम्हारी जीभ आगे आ जाए तो तुम ऐसे ऊ बोलते हो क्या? ऐसे नहीं बोलते हो ना, ऊ ऐसे बोलते हो ना भाई। अगर तुम्हारी जीभ आगे आ रही ऊ बोलने में तो डॉक्टर को दिखा लो, समझे? हाँ, तो ऊ में क्या होती है? पीछे आएगी, तो बड़े ऊ में तो और पीछे आएगी। अब जो री है, तो री में लास्ट में ई आ रहा है, और ई में हमेशा क्या होता है? आगे लेकर आता है। तो यहां पे जो री है वो आगे ही आएगा, पक्की बात है। अब इसके बाद बोलेंगे ए, है ना? आदमी बोलता है ए, ऐसे बोलता है, तो ए जब बोलता है तो आगे की ओर आता है, ठीक है ना? तो ए और ए, ये ऐसे आएगा। और जब बोलते हैं ओ, तो ओ जब बोलते हैं तो ओ में ओ ऐसे डब्बा वैसे खुलता है, और जीभ क्या होता है? पीछे हो जाती है। तो ये ओ हो गया, और ओ आया है तो औ भी आएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर बता रहा हूं, जब तक तुम हंसोगे, तुम बोलोगे नहीं, हंसोगे, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे कि ओ समझे ना? तो जब तक तुम नहीं प्रैक्टिस करोगे, तब तक कोई भी भैया तुमको सिखा नहीं सकता। और नहीं तो रटते फिरो कि ये है, ये है। अरे भाई, हिंदी के विद्वानों ने जो समझा, महसूस किया, उसको लिख दिया। अब तुम लोग रटने में लगे हो कि री आपका अग्र स्वर है, आ आपका पश्च स्वर है, गधों। ठीक है, चलिए, ये बात आपकी हो गई, तो जीभ के आधार पर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे ओंठ के आधार पर। ओंठ के आधार पर, ओंठ के आधार पर, ठीक है, ओंठ के आधार पर। तो ये ओंठ के आधार पर क्या है? चौथा होगा ना, चौथा ही तो होगा। यानी कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? हम लोगों ने उत्पत्ति पढ़ ली, उच्चारण पढ़ लिया, जीभ पढ़ लिया, ओंठ। अब ओंठ पढ़ेंगे, फिर मुंह खुलने के आधार पर पढ़ेंगे। तो ओंठ के आधार पर पढ़ते हैं। ओंठ। अब किसी के ओंठ काले होते हैं, किसी के ओंठ लाल होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जिसके होंठ काले हैं वो सिगरेट पीता है, ऐसा हमें सब बता रहे थे लोग। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ओंठ के आधार पर देखिएगा, ओंठ के आधार पर दो प्रकार के स्वर होंगे। एक होगा वृत्ताकार, यानी कि जब आपका मुंह क्या हो जाए? गोल गोल हो जाए। जब आपका मुंह क्या हो जाए? गोल गोल हो जाए, तो उसे कहेंगे वृत्ताकार स्वर। और जब आपका ओंठ गोल गोल ना हो तो कौन सा स्वर हो जाएगा? आवृत्ताकार स्वर। आवृत्ताकार स्वर। तो चलिए मेरे साथ बोलिए, बोलिए अ। अरे गधों, बोलो। नहीं बोलोगे तो हवा खाओ, ऑफलाइन में आओगे बताओगे तुम्हें, हैं? चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे? बोलिए अ। तो आपने देखा क्या ओंठ गोल गोल हो गया? नहीं ना। बोलिए आ, तो डब्बा जैसा मुंह खुल गया, गोल गोल नहीं हुआ है। गोल गोल होना है, गोल गोल, ऐसा चौड़ा नहीं होना है। बोले ई उ, जब तो उ हो गया ना, जब ऊ में हो गया तो ऊ में भी हो जाएगा। बोलिए री नहीं होगा, ए नहीं, ए नहीं, ओ, जब ओ, हाँ, ओ और ओ, है ना? तो ये गोल गोल हो रहा है, बहुत बढ़िया। यानी कि गोल गोल जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है? ऊ में हो रहा है, बड़े ऊ में हो रहा है, ओ में हो रहा है,
और औ में हो रहा है, यानी वृत्ताकार स्वर की संख्या कितनी? 4। अगर कोई है यहां पर आदमी औरत में से कोई भी व्यक्ति, यहां बच्चा है जो बिना होंठ गोल करे ओ बोल के दिखा दे या ऊ बोल के दिखा दे, बोलो, बोल के दिखाओ। बिना होंठ को गोल करे ऊ बोल के दिखाओ। नहीं बोल पाओगे ना? तो बाकी जो बच्चे यहां चले जाएंगे, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, है ना? तो 3 3 6 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये समझे? अब हम लोग बात करेंगे मुंह खुलने के आधार पर। मुख लास्ट है आज का। मुख खुलने के आधार पर, तो मुख खुलने के आधार पर कितने होते हैं? 4। सुनिएगा, पहला संवृत, दूसरा अर्ध संवृत, अर्ध संवृत, तीसरा अर्ध विवृत, चौथा विवृत। अब आप कहेंगे सर ये कैसे याद होगा? अब आपके मन में आएगा सर ये याद कैसे होगा? सब छोड़िए, ये बताइए ये याद कैसे होगा? तो हम कहेंगे अरे भैया जब इतना याद कराया है तो ये भी करा दूंगा, कौन सी बड़ी बात है, नफरत करने वाले दिल में प्यार भर दूंगा। सुनिएगा जरा सा, संवृत, संवृत जब किसी स्वर के उच्चारण में आपका मुंह बिल्कुल लगभग बंद रहे, जब मुंह क्या हो? लगभग बंद रहे, जब मुंह क्या हो? लगभग बंद रहे, मुंह लगभग बंद, लगभग क्या रहे? बंद रहे, तो वो क्या होगा? संवृत होगा। अब थोड़ा सा और खुल जाए तो अर्ध संवृत होगा, थोड़ा सा और खुल जाए अर्ध विवृत होगा, डब्बा जैसा खुल जाए विवृत होगा। यानी कि इसका हम लोग चिन्ह बनाए तो ये बड़ा सा बनेगा। अर्ध विवृत में क्या बनेगा? ऐसे छोटा सा चिन्ह बनेगा, नहीं डब्बा जैसा मुंह नहीं खुला है, थोड़ा सा खुलेगा, है ना? अर्ध संवृत में क्या करेगा? थोड़ा सा कम खुलेगा, और यहां पे क्या होगा? ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब कम खुलेगा। तो ऐसे चित्र बना सकते हैं, बताओ? ऐसे चित्र बना सकते हैं, यानी यहां पे कम खुला था, यहां पे थोड़ा सा ज्यादा खुला था, यहां और खुला था, यहां पे डब्बा जैसा खुल गया था, ठीक है? तो यहां पे चित्र बना सकते हैं। अब बताइए सबसे ज्यादा मुंह किसमें खुलता है? जब हम लोग बोलते हैं, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर क्या कहता है? करा के बताइए, जब उसको दांत में कुछ देखना होता है तब तुमसे क्या कहता है? छोटी ई बोलो, ऐसा करता है क्या? नहीं ना, क्या कहता है? आ। तो यानी कि क्या है? सबसे बड़ा मुंह किसमें खुलेगा? बड़े आ में, यानी ये क्या है? विवृत है। पक्की बात? तो विवृत, अब इसके बराबर किसी में खुलना नहीं है, तो छोटा किस में जाएगा? अर्ध विवृत में जाएगा। सबसे कम किस में खोलता है? ई, है ना? यानी ई, समझिएगा, ई और किस में बच्चे? और किस में? जल्दी बताओ, और किस में? कहेंगे ऊ में। सिंपल सी बात है, जितना बोलेंगे ई ऊ, देखो ऊ को रखो तो हल्का सा खुलता है सिर्फ, है ना? तो ई ऊ यहां चला गया। अब देखना, ये बताइए अब बचा कौन कौन सा? ए ओ और औ। अब ये बताइए, आप बोलिए ए और बोलिए ए, बोले ए बोला ए, तो आपने क्या देखा कि किसमें ज्यादा खुला है? इसमें ज्यादा खुला है, इन दोनों में। इसमें कम खुला है, तो देखेंगे इसमें ज्यादा खुला है तो यहां लिख दिया ए और यहां लिख दिया औ। तो इससे छोटे वाले भाई ऊपर चले जाएंगे, तो ये ए हो जाएगा, ये ओ हो जाएगा, काम खत्म, पैसा हजम। लो, समझ में आया? संवृत, विवृत, अर्ध विवृत और विवृत समझ में आया? कितना आसान है बताइए। आपने कहा सबसे बड़ा आ जो था वो डब्बा जैसा था, यहां खुल गया, उससे छोटा भाई ऊपर चला गया, और ई ऊ ऊपर चले गए, तो बचे कौन से? तो आप कहेंगे ए आए औ औ। तो ए और आए जब बोलते तो ए आए, तो ए में कम मुंह खुलता है और आए में ज्यादा खुलता है, तो ज्यादा वाला नीचे रखो ना, कम वाला ऊपर रखो, तो मुंह खुलने के हिसाब से हो गया। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये आपका हो गया स्वर, ये क्या हो गया आपका? स्वर। और आज की क्लास का लास्ट, आज की क्लास का लास्ट है ना, उच्चारण स्थान, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। जब आप बोलते हो आ तो आपके कहां से निकलता है सीधे? जब आपने आ बोला तो कहां से निकलता है? सीधे गले से निकलता है। यानी जो आ है इसका उच्चारण का स्थान क्या है? कंठ है। जब बोलते हो ई, जब ई बोलते हो तो आपकी तालू पे जोर पड़ता है। तालू जानते हो ना, जो जीभ का इसके ऊपर वाला भाग है। अरे भैया तालू जो आगे वाला भाग है, पैलेट जिसे कहते हैं, समझ गए ना? वर्ष मसूड़े के जस्ट ऊपर वाला भाग तालू है ना। तो ई किससे निकलता है? तालू से निकलता है। तालव्य। ऊ किससे निकलता है? हमने बताया ना, बिना होंठ को गोल करे, बिना होंठ को गोल करे ऊ नहीं निकलेगा। यानी ऊ किससे निकलता है? ओष्ठ से। किससे निकलता है? ओष्ठ से। अब बताइए मेरे बच्चों, देखिएगा, लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं, इसको याद नहीं कर पाते। देखो ये बताओ ए बनता कैसे है? तो आप कहेंगे सर छोटा आ या बड़ा आ। जब किससे मिलता है? छोटी ई या बड़ी ई से। बताइए आ का उच्चारण किससे होता है? तो आप कहेंगे कंठ से होता है। ई का उच्चारण किससे होता है? तो आप कहेंगे सर अभी बताया आपने, तालू से होता है। तो यानी कि जब दोनों को मिला देंगे तो ए और ए बन जाएगा, अर्थात क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य। क्या बन जाएगा? कंठ तालव्य बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब बताइए ओ कैसे बनता है? ओ कैसे बनता है पागलों? जब हमने छोटा या बड़ा मिलाते हैं छोटे ऊ या बड़े ऊ से। ये किससे निकलता है? तो कहेंगे कंठ से निकलता है, अभी आपने बताया। और ऊ बिना होंठ को गोल करे तुम बना नहीं सकते, तो ये किससे निकलता है? ओंठ से निकलता है। तो सिंपल सी बात, दोनों मिला दिया जाए तो बन जाएगा कंठोष्ठ। क्या बन जाएगा? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। बचा कौन सा? री। री जो है वो तालू के जस्ट ऊपर वाले भाग मूर्धा से निकलता है, मूर्धा से। अब ये होता क्या है? मूर्धा, कंठ, तालव्य, वर्ष, मसूड़ा, यानी ये सब होता क्या है? इसको जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड तक। स्वर आज आपका खत्म हो गया, ठीक है? स्वर आज आपका खत्म हो गया। कल मैं आपका व्यंजन खत्म कर दूंगा। इसके बाद जितने आज तक पेपर में वर्णमाला से प्रश्न आए हैं उसकी प्रैक्टिस करा देंगे। टॉपिक टॉपिक करके प्रैक्टिस कराते चले जाएंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। बताइए सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? बताओ मेरे बच्चे, सारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसका पीडीएफ आपको ऐप में ही मिलेगा। जो बैच आपने खरीद रखा है, नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, ठीक है ना? तो वहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है? या फिर करिए तो आज वाली क्लास जो है हम इसका टेलीग्राम में पीडीएफ दे रहे हैं। हाँ, आज वाला पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे दे रहे हैं और बाकी हम आपको ऐप पर देते रहेंगे जो बोर्ड की पीडीएफ है। बताइए सारी बातें क्लियर हैं? आज के लिए इतना काफी है ना? बताइए।